We also have a very experienced partner at a senior law firm here in Lahore. He has over 15 years of experience dealing in civil and constitutional cases. Mr. Ali Ibrahim. Naushad, would you like to take the lead on that? Thank you for the insights, Mr. Zain. Mr. Ali Ibrahim, who needs no introduction. Mr. Ali Ibrahim, I would like to ask you a few questions regarding the youth. What are the problems the youth is facing because of all this interconnection and the availability and widespread of social media and the ease of access to it? Would you like to expand a little and the legal sides of it as well? What the problems the youth might be facing, the kind of cases you come across, and the side, and basically just expand on that a little. So I think हमें इस कन्वर्सेशन को थोड़ा पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत है. एक तो चीज़ है लीगल, बट हमें ये भी देखना है कि इंसानियत जो है इट हैज़ फेस्ड सोशल मीडिया फॉर द पास्ट 20 ईयर्स ओनली. हम एग्जिस्ट करते हैं 10, 12, 15, 20 हज़ार साल से, बट 15-20 साल से सोशल मीडिया का दौर है. सो वी आर स्टिल नेविगेटिंग दिस स्पेस एज अ ह्यूमन, एज अ रेस. वी आर स्टिल नेविगेटिंग कि इसका करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ पे कोई बंदा आके स्पीच करते हैं, लेट से वो कोई ऐसी बात करे जो हम बिल्कुल ही सबको ही नागवार गुजरे. हम में से कोई भी बंदा उठ के ये कह देगा कि जी हमें बड़ी नागवार गुजरी है बात, आपने बड़ी गलत बात की. अब इसी चीज़ को ले जाएं सोशल मीडिया रियम में. फर्स्ट करें ट्विटर के ऊपर वो बंदा यही बात करता है, तो नीचे आपको नजर आएंगे 200-250 लोग उसको गालियाँ दे रहे होंगे, बेनुक्त सुना रहे होंगे उसको. सो इसका मतलब ये है कि इवन दो हमारे एवेटार्स तो एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट के ऊपर, बट जो हमारा बिहेवियर है एक दूसरे के साथ और जो हमारा बिहेवियर है ऑनलाइन, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बिकॉज हम अभी तक नेविगेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी, अगर हम लड़कों की बात करें तो हम कॉलेज में बैठे हुए हैं, तो जब मैं भी छोटा होता था जब, तो बंदा 100 दफ़ा सोचता था कि किसी से जाके को बात करनी है. अब फेसबुक है तो आपने किसी को मैसेज कर दिया जाके. अब प्रॉब्लम ये है कि लॉ जो है इनके अंदर तफरीक नहीं करता कोई. अब आपने एक किसी जो है वो कोई लड़के ने लड़की को या लड़की ने लड़के को कोई मैसेज कर दिया, 3-4 दफ़ा कर दिया तो हरासमेंट हो गई. अब उनको पता भी नहीं है कि हरासमेंट हो गई है. नोबडी नोस कि क्या हुआ है. आज किसी और का दिल चढ़ा के थी, जो चीज़ हुई मेरे साथ बड़ी गलत हुई, 3-4 और दोस्तों ने उसको कहा जी कि ये तो बहुत ही ज़्यादती हो गई. तो वो हमारे वकास साहब के पास आ गए. वकास साहब ने कहा जी ये तो बिल्कुल हरासमेंट तो हो गई है, लेकिन अब हर केस तो, बिकॉज अगेन यू ऑल्सो हैव टू सी कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अजीब अजीब किस्म के केसेस आते हैं. सो वकास साहब के पास ये एक बहुत ही एक आप कह सकते हैं अनवांटेड जॉब है ऑफ डिटर्मिनिंग कि जो केसेस हैं जो छोटी नौयत के हैं उनको वो सिफ्ट आउट करें, और जो बड़ी नौयत के केसेस हैं जिसमें स्पूफिंग आ सकती है, जिसके अंदर कोई, जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई मीडिया शेयर हुआ हुआ है, किसी की ऑनर की बात है, कोई अपना फैमिली उजड़ी है उनमें, तो दे हैव टू प्रायोरिटाइज दोज थिंग्स फर्स्ट. So this is the context in which the social media is operating, and the legal framework is still catching up with social media norms. So अब अगर हम आ जाए इस पे कि किस किस्म के केस होते हैं, मैं देखिए मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस सिविल कमर्शियल कॉर्पोरेट है. सो अभी रिसेंटली हमने एक केस किया, एक सॉफ्टवेयर हाउस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था. उनका एक एम्प्लॉई था, वो एम्प्लॉई जो है वो बाहर चला गया. इन्होंने कहा जी हम आपको, क्योंकि आप बगैर बताए चले गए तो आपको आपका जो एंड ऑफ सर्विस बोनस है वो नहीं देंगे. उन साहब ने क्या किया कि इनका जो प्रोप्राइटरी डेटा था क्लाइंट्स का वो लीक कर दिया इंटरनेट के ऊपर. अब जो वो लीक कर दिया वो चले गए दुबई चले गए. वो कंपनी ने हमें कहा कि हम क्या करें. तो हमारी एडवाइस उनको टोटली ऑनेस्ट हुई थी कि आप अगर वकील साहब को पैसे देना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं, बट इसका कुछ खास होना नहीं है. अगर आप किसी वजह से करना चाहते हैं, जो आप एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं रेस्ट ऑफ योर एम्प्लॉइज़ के लिए, तो तब आप ये करें. इसका मतलब ये है कि बाकी एम्प्लॉइज़ को ये पता हो कि यार अगर हमने ऐसा किया तो ये एम्प्लॉई हमें छोड़ेगा नहीं, ये FIA में भी जाएगा और हमारे खिलाफ लीगल दावा भी करेगा. जो हमने फिर किया, हमने FIA के अंदर जो साइबर क्राइम इनका देंगे गुलबर्ग के अंदर, एंड आई मस्ट कमेंट कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेटअप है वहाँ पे. वैसे तो हम उनको कंपनी कर रहे थे अपने क्लाइंट को, बट अगर वो खुद भी जाते हैं तो बहुत अच्छा सेटअप है, बड़ा अच्छा यूज़र इंटरफेस है. वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन इन पर्सन भी हो जाती है अगर आपने खुद जाना है. अगर आप ईमेल के थ्रू कंप्लेंट करेंगे तो फिर आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे, बट दे डू फॉलो अप. एंड द प्रॉब्लम विद साइबर क्राइम्स इज, जो लोगों को पता नहीं होता कि दे आर वेरी इजी टू प्रोसिक्यूट, क्योंकि सारे का सारा एविडेंस तो आपके सामने है. जो अगर आपने पेज डिलीट भी कर दिया और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाहिद आपके पास डिफेंस होगा कि जी ये तो डॉक्टर्ड इमेज है, जो कि वकास साहब 2 मिनट में बता देंगे कि जी डॉक्टर्ड इमेज नहीं है. तो फिर अगला बंदा जो है वो देन देयर एट अ लॉस कि हमने करना क्या है.
सो ज़्यादातर केसेस के अंदर फिर सुलह सफाई हो जाती है जो इस तरह के केस होते हैं, बट अगेन द लॉ इज देयर, और अगेन वी ऑल्सो हैव टू सी कि इस लॉ का क्या इंटरफेस है या क्या इसका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है विद आवर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड विद आवर राइट टू डिग्निटी ऑफ अ मैन। देखिए दो राइट्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक राइट ऑफ डिग्निटी ऑफ अ मैन, ये वाहिद फंडामेंटल राइट है जो सब्जेक्ट टू लॉ नहीं है, इसको आप कभी भी वायलेट नहीं कर सकते। फर्ज करें आपके पास उसामा बिन लादेन पे आ गया, आप उसकी डिग्निटी को वायलेट नहीं कर सकते। अगेन आप लोगों के जहन में ये चीज़ उजागर होगी कि अगर नहीं कर सकते तो पिछले 1-1.5-2 साल में क्या हो रहा है। देखिए एक है प्रैक्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन या जो आइन है वो है एक कौम की एम्बिशंस की अक्कासी करता है। वो जिस तरह हमने जो कौमी तराना पढ़ा, वो आगे जी कौमी तराना जो हमने पढ़ा उसमें बड़े लॉफ्टी आइडियाज़ हैं, हम तो कोई फॉलो नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो लॉफ्टी आइडियाज़ जो हैं उनको बिल्कुल ही छोड़ दें या हमको कहें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो दे आर थिंग्स दैट वी स्ट्राइव टू अचीव। ये वो एम्बिशंस है, वो इंस्पिरेशंस है जो हमारी कौम की इंस्पिरेशन है कि कौम एक ऐसा मुल्क बने जहाँ पे जो डिग्निटी एक इंसान की वो इनवैल्यूएबल हो, चाहे वो जितना बुरा इंसान ही क्यों ना हो, चाहे उसको कितनी मर्जी गालियाँ क्यों ना देते हो, चाहे वो ब्लास्फेमी कमिट की हो उसने या चाहे वो टेररिस्ट हो, उसकी जो डिग्निटी है उसे वायलेट नहीं करेंगे। और एक साइमल्टेनियसली एक और बहुत बड़ा राइट है जो एक नेशन बिल्डिंग के लिए बड़ा जरूरी है, विच इज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसमें जो 3 मेन इसके अंदर गवर्नमेंट है वो है ग्लोरी ऑफ इस्लाम, फिर है इसमें इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस, एंड देन पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक मोरालिटी। सो इन चीज़ों के अलावा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है दैट इज अगेन इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ। जो सब्जेक्ट टू लॉ है वो ये 3 मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये एक नॉर्मल राइट की तरह है, किसी और राइट की तरह है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी, अब अगर हम लोग बैठे हैं, आमतौर पे कौमें सोचती कैसे हैं? वो सोचती इस तरह है कि मैं एक बात करूँगा, कुरैशी साहब एक और बात करेंगे, तो काज साहब कहेंगे नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा है, और जो लोग सुन रहे हैं उनके जहन में 2-3 जो है वो थॉट्स उजागर होंगे। जब थॉट उजागर होगा तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी आगे। सो अगर हम किसी के राइट टू एक्सप्रेशन के ऊपर कदर लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली हम सोसाइटी के थॉट प्रोसेस के ऊपर कदर लगा रहे हैं कि आप एक बंदे को सोचने से महरूम कर रहे हैं या किसी और बंदे को उस अवेयरनेस से महरूम कर रहे हैं जिसके बाद वो सोचता है। सो ये इनका कॉन्फ्लुएंस जो है अभी तक हमें क्या पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि इनको किस तरह हमने बैलेंस करना है। दे वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस आउट, especially so because of social media being in our midst for 20 years। हमें नहीं पता इस वक्त कि हमने कैसे इंटरेक्ट करना है एक दूसरे के साथ ऑनलाइन, किस तरह करना है। अभी अपना पिछले 8-10 साल में जो सबसे बड़ी मूवमेंट्स है वो मी टू मूवमेंट्स है। अब मी टू मूवमेंट्स हैव एक्सपोनेंशियली ग्रोन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आप इंटरनेट इज ए डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स। पहले 2-3 लोग बैठे होते थे जब हम छोटे थे तो पीटीवी होता था सिर्फ, अब 40 न्यूज़ चैनल है। अब 40 न्यूज़ चैनल की अगर कुछ ना दिखाना चाहे तो आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। सो एवरीबडी हैज़ अ प्लेटफॉर्म। अल्टीमेटली जो सोशल मीडिया है ये जमहूर के लिए ज़रूरी है या जमहूर के लिए बेहतर है। इंटरनेट जमहूर के लिए ज़रूरी है, जमहूर के लिए बेहतर है, बट ऑब्वियसली द जमहूर ऑल्सो हैज़ टू नेविगेट कि हमने हमारी लिमिट्स क्या हैं और हमने उन लिमिट्स पे रहना है। ऑब्वियसली जिस तरह एक बहुत पुराना कोट है कि योर फ्रीडम टू स्वर योर फिस्ट एंड्स वेयर माय चेन बिगिंस। सो इसी को हम अगर एक्सट्रैपोलेट कर दें सोशल मीडिया या इंटरनेट या वर्चुअल रियम में तो वो वहाँ पे भी बात आती है बिल्कुल जो पीका है। अब उसके अंदर डिग्निटी ऑफ मैन की भी बात है, उसके अंदर मॉडेस्टी की भी बात है, उसके अंदर ये वाली सारी बातें भी हैं। अगर हम इसकी इन्फोर्समेंट और एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ी रेगुलेटरी कैप्स लगा दें और थोड़े प्रोसेसेस बेहतर कर दें तो हमें जो राइट्स हैं इन्हें बड़ी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर सकेंगे। Your friend specifically assigned you one network membership. Could you explain to the students and the societies what that is, and could you expand on it as well? जिस तरह विकास साहब ने भी अर्ज किया कि रैंसमवेयर के वाकयात जो वो बढ़ रहे हैं। सो रैंसमवेयर क्या है? एक तो ये कि मैं आपकी कोई पर्सनल जो है वो तस्वीरें लेके आपको ब्लैकमेल करूँ, दिस इज नॉट रैंसमवेयर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। व्हाट इज रैंसमवेयर के आप लेट से एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास बहुत सारे लोगों का डेटा है, मैं आपकी जो वेबसाइट है उसको भी क्रैश कर देता हूँ और आपका जो डेटा है जिस तरह आकाश साहब ने कहा मैं आपको उसको इंक्रिप्ट कर देता हूँ डेटा को, और साथ में आपको एक लेटर भेज देता हूँ कि जी अगर आपको अपना डेटा चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे अपना या हमसे कांटेक्ट करें या फलाना क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है
उसके अंदर मेरे पैसे भेजने हैं, बिकॉज अगेन क्रिप्टो करेंसी पे भी हमें ये देखना पड़ेगा कि इट इज बाय एंड लार्ज इट इज नॉट डिटेक्टेबल। आप ये नहीं देख सकते कि कौन इसका एंड यूजर है, इवन दो अब जिन मुल्कों ने क्रिप्टो करेंसी को नॉर्मलाइज किया है, रेगुलेट किया है, वहाँ पे इज दिस प्रोविजन इन द लॉ कि आप देख सकते हैं कि किस बंदे के पास ये वॉलेट के अंदर से पैसा किस बंदे को के पास चला गया। सो with regard to one network is a network which has been formed by Clyde & Co. Clyde & Co is the largest law firm in the world. अब ये क्या करती है कि अगर एक जिस तरह आप साइबर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं एसेंशियली, तो साइबर इंश्योरेंस क्या है कि कोई एक लेट से एंग्रो है, अब एंग्रो कहती है कि हमने साइबर रिस्क से बचना है तो हमें साइबर इंश्योरेंस दी जाए। अब नॉर्मली इंश्योरेंस क्या होती है कि आपका घर जल गया है तो मैं आपको 1 करोड़ का घर था, आपको डिप्रिसिएशन वगैरह डाल के आपको 80-85 लाख रुपए में दे दूँ। साइबर इंश्योरेंस थोड़ी फर्क है, बिकॉज आपका लॉस ऐसा हो चुका है जो क्वांटिफाइबल नहीं होता। सो उसके अंदर आप सबसे पहले जो हम वकील ही हैं, हम वी आर पार्ट ऑफ द वन नेटवर्क। व्हाट दैट मींस इज कि कोई क्लाइंट है वन नेटवर्क का जिसके साथ कोई इस तरह का कोई साइबर क्राइम कमिट हो गया या कोई साइबर इवेंट हो गया, कोई उसकी साइट क्रैश कर रही है, वो जिस तरह ये वी फॉर वेंडेटा वाले वो है हमारे ये हैकर्स, वो आ जाएंगे जी, उनकी वो शक्ल आ जाएगी, वो मास्क आ जाएगा कि जी आप यू हैव बीन हैक्ड, तो आप हमें इतने पैसे भेज दें बिकॉज हम तो बड़ा कोई सोशल गुड कर रहे हैं। तो उसमें वो जो बंदा है वो वन नेटवर्क को कॉल करेगा, अ लॉयर वुड पिक अप द फोन एंड द लॉयर वुड इमीडिएटली नो कि मैंने इसका करना क्या है, मैंने इसके अंदर 3-4 चीज़ें उसके अंदर। एक तो ये कि मैंने इसको स्टॉप कैसे करना है भाई कि कोई और नुकसान ना हो जाए, फिर मैंने इसको डेटा इसका रिट्रीव कैसे करना है, और फिर तीसरा ये है कि मैंने इस बंदे तक पहुंचना कैसे, उसे पकड़ना कैसे। सो ये जो तीनों मामले साइमल्टेनियसली आप शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर वी हैव वर्ल्ड रिनाउंड वेंडर्स जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना कोड ब्रेकिंग के अंदर डिक्रिप्शन के अंदर एक्सपर्ट्स हैं। सो उनको हम सबसे पहले जो है उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं कि सबसे पहले तो आप जो डेटा बच गया हुआ है या जो हैकिंग हो गई है इसको यहीं पे रोकें। उसके बाद वी वांट टू रिट्रीव द डेटा, और साइमल्टेनियसली हम जो बंदा होता है उसको एंगेज कर रहे होते हैं विद रिगार्ड टू रैंसमवेयर। जिस तरह अगर अफवाह तवान का भी मामला हो तो पुलिस को ये कहती है कि इसको एंगेज रखें, ये ना करें कि फ़ोन बंद करते हैं, कुछ भी हो सकता है जैसे। सो यू एंगेज द पर्सन और साइमल्टेनियसली आप उसका डेटा जो है वो रिट्रीव भी कर रहे होते हैं थ्रू योर वेंडर्स। अगेन आई कैन नॉट से टू मच अबाउट द वेंडर्स हु इनटू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस, और साथ साथ आप ये भी कह रहे होते हैं कि जितना हैक हो गया हुआ है आप उसको वहीं पे रोकें। एंड देन द थर्ड थिंग इज कि आप अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपने साथ लेके चले और उन्हें कहें कि हमने किसी तरह ये बंदा पकड़ना है। ह्यूज प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू साइबर सिक्योरिटी इज कि आधे से ज़्यादा जो क्राइम्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो तगड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पता होता है कि जो रिस्ट्रिक्शनल इशूज आ जाएंगे बहुत सारे। सो जिस तरह ये हम बैंक्स के लिए काम करते थे तो कभी नए 2007-8 के अंदर आई केम अक्रॉस दीज केसेस, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के केसेस। सो उनमें होता क्या था कि क्रेडिट कार्ड तो आपको कोई भी बंदा एक कार्ड सा है, उसके ऊपर एक डेटा की चिप है, वो आपको कोई भी कहीं से भी मिल सकती है, वो आप लेके चले जाएँ, थाईलैंड चले जाएँ, पीछे से जो आपका अकॉम्प्लिस है वो बंदे को फ़ोन करे, वो कह यार कि आपका ना वो आपकी अम्मी का नाम चाहिए बिकॉज हम आपका वो जैज़ का जो है वो अकाउंट ठीक कर रहे हैं। वो कहते हैं अम्मी का नाम तो पूछ लो, नाम दे देगा, आपके पास एक और चीज़ आ गई। सो उसके बाद 2-3 अगर डेटा सेट्स आ जाए तो वो MCB या UPL या किसी बैंक को कॉल कर सकता है और कह सकता है जी मेरे पास मेरे OTP नहीं है या मेरे पास मेरा पासवर्ड नहीं है तो मैं नया बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग जिनका क्रेडिट कार्ड कभी बना ही नहीं था, पता लगा है कि उनके 40-50 हज़ार रुपये थाईलैंड से चोरी हो गए, दुबई से चोरी हो गए। और ये थाईलैंड और दुबई से क्यों चोरी होते हैं? बिकॉज अगर पाकिस्तान से चोरी हुए तो वो जो आप ATM में अगर जाएंगे तो वो ATM के अंदर कैमरा लगा होता है, आपकी शक्ल साफ सामने आ जाएगी। अगर आप थाईलैंड से ये काम करेंगे तो मल्टी डायमेंशनल इशूज होंगे FIA को भी, कि then FIA has to send a legal assistance memo to the corresponding organization in Thailand। फिर थाईलैंड वाले कहेंगे यार 40,000 रुपया है, ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। उनके पास भी ये वाले इशूज़ हैं कि अगर 100 क्राइम है तो बंदे 10 है, तो वो कहेंगे यार एक क्राइम बहुत बड़ा नहीं है, हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। या लंदन आप भेजते हैं किसी को भी ये 300-400 यूरो या पाउंड का कोई इशू हो गया है तो वहाँ पे वो कहेंगे जी 400 पाउंड के ऊपर हमारी पुलिस की सर पे जो भी नहीं दिखती तो हम कुछ नहीं कर सकते आपका। सो दिस इज हाउ थ्रू सोशल इंजीनियरिंग, थ्रू यूज ऑफ मल्टी जुरिस्डिक्शंस, जो हैकर्स हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं एंड दे कमिट क्राइम्स। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि इंटरपोल जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए
कि ये जो अप्रहेंशन ऑफ क्रिमिनल्स है ये जल्दी और क्विक टाइम के अंदर हो सके।